नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल रात को इजराइल के ऊपर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया है। मैं उस समय एक्टिव था, देख रहा था, लगातार अपना रिसर्च कर रहा था और उसी वक्त टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी खबर अपडेट की, फ्लैश किया, जिसमें बताया कि इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। यह बात हम लगातार कह ही रहे हैं आपसे कि जैसे जैसे इजराइल के पास इंटरसेप्टर खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे ईरान अपने हमलों की ताकत भी बढ़ाता जाएगा और नंबर्स भी बढ़ाता जाएगा। ईरान ने बाकायदा ऐलान किया 89th वेव का, यानी 89 टाइम, 89 बार वो अभी तक हमला कर चुका है कल रात के हमले को जोड़कर। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा ऐलान किया, मैं आपको बताऊंगा इजराइल में कल क्या क्या हुआ। कई सारी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, लेकिन उसके पहले एक और बड़ा ऐलान किया ईरान ने यह दावा किया कि यूएई में जो उसने हमला किया था अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने पर, उसमें 37 यानी कि 37 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका लगातार झूठ बोल रहा है। अपने यहां जो मरने वाले लोग हैं, जो अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, उनके नंबर्स को छुपा रहा है और 37 सैनिक कम से कम मारे गए हैं यूएई के अंदर। ईरान के ऑफिसर्स ने यह भी कहा, अमेरिका के लोगों से कहा कि अगर आपके रिलेटिव्स अमेरिकन आर्मी में हैं और वो मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, तो अमेरिका के जिम्मेदार लोगों को कॉल कीजिए और पूछिए कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर हो सकता है अब ना मिले, अब वो इस दुनिया में ना हो। इसके पहले सऊदी अरबिया पर भी जो हमला किया था, सऊदी अरबिया के अमेरिकी अड्डे पर जो हमला किया था ईरान ने, उसके बाद भी दावा किया गया था कि अमेरिका के सैनिक काफी नंबर्स में मरे हैं। इन सब के बाद ही, इन हमलों के बाद ही ट्रंप का बयान आता है कि 9 बजे मैं भाषण दूंगा। उस भाषण में उसने क्या क्या किया वो थोड़ा आगे बात करते हैं। तो कल जो इजराइल पर हमला हुआ है, खास तौर पर बनी बैत इलाके में हमला हुआ है और सेंट्रल इजराइल पर हमला हुआ है, तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है और इसके काफी असरात देखे गए हैं। कल वीडियो आया जिसमें पता यह चलता है कि एक 6 मंजिला घर गिरा है। अब 6 मंजिल का घर अगर गिरा है तो जाहिर है कि उसके अंदर काफी लोगों को नुकसान पहुंचा होगा। इजरायली मीडिया जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि 25-26 लोग घायल हुए हैं और मरा कोई नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि शायद गॉड चोजन पीपल इसीलिए ये लोग हैं कि मिसाइल गिर जाती है, घायल हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं। खैर, आप जानते हैं इजराइल लगातार सेंसस कर रहा है और इसीलिए वो ये बता नहीं रहा है कि कितने लोग मारे गए और बहुत सारी ऐसी जगहें दिखा नहीं रहा है जहां पर हमला हुआ है, इसलिए उसके सीधे वीडियोस आपको मिल नहीं पाते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि एक ऐसे बिल्डिंग पर हमला किया गया है जिस बिल्डिंग के अंदर मोसाद के लोग काम करते थे, मोसाद का स्टाफ था वहां पर, और कहा यह जा रहा है कि काफी मोसाद के ऑपरेटिव्स और आईडीएफ के मेंबर्स इस लड़ाई में मारे गए हैं, इस हमले में मारे गए हैं। यह ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि घायल तो कई लोग हुए हैं लेकिन मरे नहीं। बड़ी बात यह है कि आमतौर पर अमेरिकन मीडिया में आप इसकी खबर नहीं देखेंगे। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल जाकर देखेंगे, राइटर्स देखेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स देखेंगे, उसमें यह खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी कि ईरान ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया है। कहीं यह खबर नहीं दिखेगी। मेरे एक दोस्त हैं, वो डेनमार्क में रहते हैं। अक्सर ईरान पर उनसे मेरी बात होती है तो कहते हैं कि हम जो अखबार यहां पर देखते हैं, हमें जो खबरें मिलती हैं, उससे तो यह लगता है कि ईरान ही लगातार पिट रहा है और इजराइल पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब आप सोचकर देखिए ऐसा क्यों किया जाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल का अखबार, अपडेट करता है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर ईरान ने आज किया है। बाकायदा तस्वीरें लगाता है, बाकायदा खबर अपडेट होकर हेडलाइन की तरह फ्लैश करती है, थोड़ी देर रहती है और फिर गायब हो जाती है। अगर मैं उस समय नहीं जगा होता तो मुझे भी यह खबर नहीं मिलती। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल जो खबर लगाता है, इजराइल के अंदर बैठकर इजराइल का अखबार जो खबर लगाता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया है, वो सारे अखबारों से गायब कर दी जाती है जो भी यूरोप में या अमेरिका में अखबार छपते हैं। और सिर्फ टाइम्स ऑफ इजराइल का मामला नहीं है, एक और आपको एग्जांपल देता हूं। फॉक्स न्यूज,
अमेरिका का फॉक्स न्यूज जो चैनल है वो एकदम ट्रंप का समर्थक माना जाता है, वो कहीं से ईरान का समर्थक नहीं है। उसने भी जब यह हमला हुआ और खबर मिली तो बाकायदा खबर चलाई, फ्लैश न्यूज चलाई, बाकायदा उसके संवाददाता से बात किया और यह कहा कि इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे जबरदस्त हमला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आपको इंडियन मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, वहां से यह खबर गायब मिलेगी। यह खबर मिलेगी कि इस्फहान पे हमला हुआ है, यह खबर मिलेगी कि ईरान में कहां कहां हमला हुआ है, लेकिन इजराइल में कहां कहां अटैक हुआ है यह खबर आपको नहीं मिलेगी। और कैसे खबरें छुपाते हैं मैं बताता हूं। कुवैत में एक बिल्डिंग है अहमद टावर। जो लोग कुवैत में रहते हैं या कुवैत गए होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि अहमद टावर में सिटी बैंक की ब्रांच है। अब यह अहमद टावर पूरी तरह से क्लोज करके रखा गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सिटी बैंक और दूसरे जो ऑफिसेज हैं उनसे कहा गया है आप घर पर रहिए, घर से ही जो काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो कर सकते हैं वो कीजिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि खतरा यह है, आपको कल मैंने बताया था कि ईरान ने यह धमकी दी है, ईरान ने यह चेतावनी दी है कि अगर हमारे किसी भी आदमी को असैसिनेट किया जाएगा, हमारे किसी भी लीडर को असैसिनेट किया जाएगा, तो हम ये जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ढेर सारे सेंटर्स हैं, मैंने कल बाकायदा आपको नाम लेके बताया था, लिस्ट दी थी, स्क्रीन पर आप उस लिस्ट को देख सकते हैं, उसमें सिटी बैंक शामिल है। कहा था ईरान ने कि हम इन बिल्डिंग्स पर हमला करेंगे और इन ब्रांचेज को बंद करा देंगे। अब आप देखिए, अहमद टावर की खबर तो किसी तरह से मेरे पास पहुंच गई, लेकिन ऐसे कितने टावर बंद होंगे, ऐसे कितने बैंक, कितने ऑफिसेज पूरे मिडिल ईस्ट में बंद करके रखे गए होंगे, यहां तक कि इजराइल में भी बंद किए होंगे, ये किसी को पता नहीं है क्योंकि अखबार इसको छापेंगे नहीं। मिडिल ईस्ट में मोनार्की है, वहां से खबर बाहर आएगी नहीं। आप जानते हैं यूएई में केवल विस्फोट के वीडियो पोस्ट करने के लिए ब्रिटेन और दीगर मुल्कों के जाने कितने लोगों को जेल में रखा गया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो किसी की हिम्मत नहीं है जो वहां से खबर मुझे या मेरे जैसे किसी जर्नलिस्ट को भेजे। ये तो खबर मेरे पास आ गई किसी तरह से। तो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी खबरें बहुत छन छन के आपके पास पहुंचती हैं। इजराइल में जो नुकसान हो रहा है उसकी खबरें भी बहुत छन छन के पहुंचती हैं। कई लोग कहते हैं आप वीडियो दिखाते नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर या ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स पर, 90% फ्रॉड वीडियो हैं, गलत वीडियो हैं, या तो पहले कहीं के वीडियो हैं या आल्टर्ड हैं या एआई से बनाए गए हैं, क्योंकि रियल वीडियोस अब भी बहुत कम आ रहे हैं। और जो रियल वीडियोस आते हैं जिनकी मैं फैक्ट चेक कर लेता हूं, जिनके बारे में मैं बिल्कुल श्योर होता हूं कि ये वीडियो सही है, वही वीडियो अपने चैनल पर देता हूं सिर्फ व्यूज के लिए या आपकी तालियां पाने के लिए। फर्जी वीडियो दूसरे लोग शायद चला सकें, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। मैं उस तरह के वीडियोस दिखाकर आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा सारा जोर अखबारों पर होता है, छपी हुई खबर पे होता है, वो मुझे ज्यादा सही लगती हैं। और मैंने आपको बताया कि टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे अखबार ने इस बात को माना कि कल रात को ईरान ने सबसे जबरदस्त हमला किया है इजराइल पर। यह खबर इंपॉर्टेंट क्यों है? यह खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लगातार इजराइल और ट्रंप यह बात कह रहे हैं कि अरे ईरान की तो सारी क्षमता खत्म हो गई, ईरान के पास तो अब मिसाइल पावर नहीं बचा, मिसाइल पावर को हमने पूरी तरह से डेसिमेट कर दिया, नेवी को पूरी तरह से डेसिमेट कर दिया। इस तरह की खबरें लगातार आपके सामने परोसी जा रही हैं और यह खबरें इसलिए परोसी जा रही हैं कि पूरे दुनिया में माहौल बने कि ईरान तो हार रहा है। हकीकत यह है कि जब जब ऐसे बयान आते हैं इजराइल के ऊपर और बड़ा हमला होता है। आप देखिए, अमेरिका में ट्रंप खड़ा होकर यह घोषणा करता है कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनकी मिसाइल खत्म कर दी, हम उनके सारे प्रॉक्सीज को खत्म कर देंगे और ईरान अब कभी बना नहीं पाएगा न्यूक्लियर बम। ये 4 हमारे लक्ष्य थे। ये बात कहता है ट्रंप कि इन 4 उद्देश्यों को लेकर हम गए थे, इन 4 वजहों से हम इस जंग में गए थे और हमने वो कर दिया है। और उसके ठीक पहले इजराइल के ऊपर ईरान सबसे बड़ा हमला करता है। तो आप समझ सकते हैं झूठ कौन बोल रहा है। और झूठ का मामला यह है, एक 10 सेकंड का वीडियो आपको व्हाइट हाउस का ट्रंप का दिखाता हूं, जिसमें वो कह रहा है कि रेजीम चेंज तो हमारा उद्देश्य ही नहीं था। Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred. Regime change was never.
और ऑब्जेक्टिव अब कहने की जरूरत नहीं है कि उसके सैकड़ों वीडियोस और तमाम उसके बयान दिखाए जा सकते हैं, उसके भी और नेतन्याहू के, जिसमें ये लोग रेजीम चेंज की बात कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि खामनेई साहब चले गए, खामनेई साहब को शहीद कर दिया तो रेजीम चेंज तो हो गया। खामनेई साहब की शहादत से रेजीम चेंज नहीं हुआ है। ईरान की सरकार और मजबूत हो गई है। ईरान की वो जनता जो नाराज भी थी वो भी सड़कों पर अपने लोगों के साथ आ गई है। मैंने आपको दिखाया था कि इतनी बमबारी के बीच भी कैसे ईरान के अलग अलग शहरों में लोग रिपब्लिक डे मनाने के लिए सड़क पर आए और अपने नेता के साथ होने का ऐलान किया। तो ट्रंप अपनी एक गफलत में जी रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है। बताया यह जा रहा है कि जो रिपोर्टिंग उसको की जा रही है वो आधी अधूरी की जा रही है, जैसे अमेरिका के अखबार आपको या अमेरिका में रहने वाले लोगों को या यूरोप में रहने वाले लोगों को इजराइल में हुई बर्बादी के बारे में नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही अमेरिका और इजराइल को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के बारे में ट्रंप को भी ठीक से नहीं बताया जा रहा है। या तो यह वजह हो सकती है, और या जो सही वजह लगती है, बड़ी वजह लगती है, वो ये कि ट्रंप ऐसा इसमें गले तक फंस गया है कि अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। फाइनेंशियल टाइम्स आप जानते हैं अमेरिका का बड़ा अखबार है, उसकी एक हेडिंग है, एक खबर की एक जो एनालिसिस है उसकी हेडिंग है, जिसमें वो कहता है कि ट्रंप लर्न्स दैट नॉट एवरीवन हैज अ प्राइस। ट्रंप की समझ में यह आ गया है कि हर चीज की कीमत नहीं होती, हर आदमी की कीमत नहीं होती, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता, हर मुल्क बिकाऊ नहीं होता। ट्रंप को शायद लगा था मिडिल ईस्ट में जाते रहते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आते रहते हैं, एक से एक गंदी बातें करते रहते हैं तमाम नेताओं के बारे में। आपको याद ही होगा बिन सलमान के बारे में किस माई एस जैसी बात इन्होंने की थी, और उसके बावजूद सब खामोश रहते हैं। इनको लगा होगा कि ईरान में भी ऐसे ही लीडर होंगे जिनको धमकी दे देकर हम आराम से डरा देंगे, लेकिन ईरान के लीडर किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, धमकियों से तो कतई नहीं डरने वाले। अरागची साहब का जो इंटरव्यू आया था अल जजीरा के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें समझौता करना है तो समझौते की भाषा में बात करो, अगर धमकी देकर समझौते की बात करोगे तो हम कभी समझौता नहीं करेंगे। और ट्रंप की दिक्कत यह है कि उसको अपने लोगों को बताना है कि मैं तो दुनिया का बॉस हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही गॉड हूं, मैं ही सब हूं, यह बताना है ट्रंप को। और इसीलिए उसने कहा था, आपको याद होगा, उसने कहा था कि ईरान के लीडर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है समझौता करने के लिए। तुरंत उसके बाद बयान आते हैं, कालीबाफ के बयान आते हैं, पजेश्कियन के बयान आते हैं, अरागची के बयान आते हैं कि ख्वाब और ख्याल में रहना बंद कर दो। ईरान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी और ईरान किसी भी तरह के समझौते की बात किसी से नहीं कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई, चाइना में जो मीटिंग हुई, उसके बाद भी ईरान ने कहा कि हमें नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे हैं, हमसे डायरेक्ट बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही होगी, बात हो रही होगी, भले इनडायरेक्ट बात हो, लेकिन बात तो हो रही होगी। लेकिन एक चीज तय है कि अपनी खुददारी की कीमत पर ईरान किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह तय है कि तमाम नुकसान के बावजूद अभी भी ईरान की सेना जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रही है, और सिर्फ मुकाबला नहीं कर रही है, हमला भी कर रही है। तीसरी बात कि ट्रंप को शायद अब तक ईरान के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। ये तो प्लान बना के 48 घंटे वाला गए थे, वो तो फेल हो गया। उसके बाद इनके पास कोई प्लान भी नहीं है। कल बड़ी बड़ी खबरें चलाई गई, 9 बजे ये करेंगे, 9 बजे वो करेंगे। 9 बजे क्या किया? आकर वही सब दोहराया, वही मिसाइल खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दिया। अरे भाई, ईरान के पास बड़ी बड़ी जहाजों वाली नेवी नहीं है। ईरान ने नेवी जो बनाई है उसमें छोटी, बहुत तेज चलने वाली और वार करने वाली नावें हैं। कई बार वो उसके वीडियो डाल चुका है, दुनिया जानती है इस बात को, और वो इंटैक्ट है, वो खत्म नहीं हुआ है। नेवी के चीफ को मारने से नेवी खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें तो चिंता इजराइल की करनी चाहिए, जहां का सेना प्रमुख, आर्मी का हेड बार बार ये बात कह रहा है कि हमारी आर्मी में लोग नहीं हैं। कल भी पास ओवर पर जो उसने भाषण दिया उसमें कहा, जो कनेसेट के मेंबर्स थे, इनके एमपीज थे, उनके बीच में उसने कहा कि अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इजरायली सेना में लोगों की लगातार कमी हो रही है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2 साल से 3 साल से लगातार लड़ती हुई इजराइल की सेना
उधर हिजबुल्लाह से मार खा रही है, इधर हूथी मिसाइल फेंक रहा है, ईरान में जाने को तैयार नहीं है, पैर रखने को तैयार नहीं है। ट्रंप प्लानिंग कर रहा है जमीन पर उतरने का, और इजराइल की आर्मी ने साफ कह दिया कि हमारी आर्मी नहीं जाएगी। आर्मी का चीफ दो बार अब कह चुका है कि आर्मी के पास लोग नहीं हैं, और ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि ईरान की सेना खत्म हो गई है, जहां 9 लाख लोग तैयार बैठे हुए हैं लड़ाई लड़ने के लिए अगर अमेरिका की सेना जमीन पर उतरती है। तो आप अंदाज लगाइए कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। और कल इसीलिए पेजेश्कियान साहब ने भी एक लेटर लिखा। आपको पता ही है कि जंग के पहले अमेरिका का CIA लगातार लिख रहा था ईरान के लोगों के लिए कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो रजीम से है। यह बात ट्रंप भी कह रहा था, यह बात नेतन्याहू भी ईरान के लोगों को बड़ा भाषण देता था कि हम तुम्हारे लिबरेशन के लिए आ रहे हैं, हम तुमको लिबरेट कराएंगे, हमारी दुश्मनी सिर्फ रजीम से है, तुमसे नहीं है। तो कल पेजेश्कियान साहब ने इसका माकूल जवाब दिया। एक 4 पन्ने का बाकायदा लेटर लिखा और उस लेटर को जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से, और उसके बाद वो वायरल हो गया। तमाम सारे लोगों ने, हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर के लोगों ने वो लेटर शेयर किया। गौर कीजिए, ये लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं लिखा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं लिखा गया था। ये लेटर लिखा गया था पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उनसे कहा गया था कि ईरान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही ईरान के लोग हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको कतई तंग नहीं करना चाहते, लेकिन आपका जो लीडर है वो आपके बच्चों को मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए मरवाना चाहता है, वो तबाही और बर्बादी लाना चाहता है आपकी इकॉनमी में, क्योंकि वो इजराइल का गुलाम है। और जब वो लेटर मैं पढ़ रहा था तो मुझे मेरिल स्ट्रिप की याद आई। मेरिल स्ट्रिप को आप लोग जानते हैं, हॉलीवुड की शानदार हीरोइन है, हम सब ने उनकी फिल्म देखी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी वाली हीरोइन है। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं अपने स्क्रीन पर, और इस तस्वीर में उन्होंने जो टी शर्ट पहना हुआ है उस टी शर्ट पर लिखा हुआ है कि अमेरिका का दुश्मन ईरान नहीं है, वो लोग हैं जो एप्स्टीन के जाल में फंसे हुए हैं। यही बात बार बार पेजेश्कियान और तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन के फाइल के चक्कर में इजराइल की गुलामी करके ट्रंप बात तो करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट की, लेकिन असल में जो उसकी पॉलिसी है वो इजराइल फर्स्ट, और इजराइल के चक्कर में ही वो अमेरिका के सैनिकों को यहां मार रहा है, अमेरिका का पैसा बर्बाद कर रहा है। आप सोचिए, यूनाइटेड स्टेट्स के इस जंग के पहले 30 दिन में, यानी आज 2 अप्रैल है, 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई थी, 28 फरवरी से लेकर 28 मार्च, 1 महीने के अंदर अमेरिका का जो कुल खर्च हुआ है इस जंग पर वो है $5 बिलियन। वो अमेरिका जहां लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देने के लिए पैसा नहीं है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हैं, जहां ड्रग्स एक बड़ी प्रॉब्लम है, जहां 2-2, 3-3 नौकरियां करके लोग घर चला रहे हैं, वो $5 बिलियन, $5 बिलियन इस जंग पर खर्च कर देता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप लोग जानते हैं, ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि 20 के आसपास जहाज इनके टूटे हैं और इससे ज्यादा इनके ड्रोन्स टूटे हैं। बाकी जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान हो ही रहा है। गैस की प्राइसेस अमेरिका में लगातार बढ़ रही हैं, ईरानी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और इन सब के बावजूद ट्रंप कह रहा है जंग अभी 2-3 हफ्ते और चलेगी। जंग जितनी चलेगी उतना ज्यादा नुकसान अमेरिका का और होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब एयर रेड्स आप कर रहे हैं, यानी आसमान से आप ईरान के ऊपर बम गिरा रहे हैं, ईरान आसमान से आपके ऊपर यानी इजराइल के ऊपर और आपके अड्डों पर, यूएई में, कतर में, बहरीन में, सऊदी अरबिया में, इन सारी जगहों पर आपके अड्डों और आपके ठिकानों पर बम गिरा रहा है, तो यह जंग तो रोकी जा सकती है। अगर एक मान लीजिए सहमति बन जाए, ईरान भी मिसाइल फेंकना बंद कर दे, आप भी जहाजें वहां से हटा लीजिए, बम फेंकना, मिसाइलें फेंकना बंद कर दीजिए, तो यह जंग तो रुक सकती है। लेकिन अगर आप जमीन पर उतर गए, अमेरिका अगर जमीन पर उतर गया, वो जंग फिर अमेरिका के हाथ में नहीं रहेगी। फिर अगर ट्रंप साहब कहेंगे जंग रोक दो, तो ईरान ये नहीं कहेगा ठीक है अपने सैनिक लेके जाइए, जो हुआ सो हुआ, जंग खत्म हो गई। फिर तो जंग की अपनी एक गति बन जाएगी, अपनी एक डायनामिक्स बन जाएगी।
और ये जंग लंबी चलेगी, बेहद लंबी चलेगी, और ट्रंप या इजराइल या किसी और के, यहां तक कि कई बार ईरान के कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगी, लेकिन जमीन उसकी होगी तो एडवांटेज हमेशा उसका होगा। तो ट्रंप अगर ये भाषण देकर, इस भाषण के बारे में मुझे एक शेर याद आ गया, गालिब का शेर है कि थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पै तमाशा न हुआ। तो 9 बजे का जितना तमाशा मचाया गया था, हम सब इंतजार कर रहे थे कि 9 बजे ट्रंप क्या ऐसी बड़ी बात कह देंगे, लेकिन ट्रंप हो, मार्को रूबियो हो, स्टोन एज में पहुंचा देंगे, फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। ना उसमें कोई प्लानिंग है, ना कुछ है, ना कुछ है। कहा यह जाता है कि ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जमीन पर कैसे भी अमेरिका की सेना उतरे, क्योंकि नेतन्याहू चाहता है उसकी सेना तो आएगी नहीं। एक और प्लान बताया गया, वो बताकर बात खत्म करता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के बारे में कहा गया कि उसने अपनी आर्मी से कहा कि जहाज लेकर जाओ और जहां पर यूरेनियम रखा है वहां पर उतरो और सारा यूरेनियम उठाकर ले आओ। ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की फिल्में कुछ ज्यादा ही देख ली हैं ट्रंप ने, जिसमें अमेरिकन आर्मी का प्लेन जाता है, उतरता है और ऑपरेशन करके लौट आता है, तालियां बज जाती हैं। यूरेनियम कोई डब्बे में रखी हुई चीज नहीं है कि जाएंगे और उठा लाएंगे। जाएंगे तो मिसाइलों के निशाने पर होंगे। F-35 को जब मार दिया तो जिस जहाज से जाएंगे उसके निशाने पर होंगे, और अगर जमीन तक पहुंच भी गए तो पता नहीं किस खोह में छुपा कर रखा है यूरेनियम ईरान ने, और जाहिर है कि एक जगह पर रखा नहीं होगा, तो वहां तक पहुंचने में निश्चित तौर पर मारे जाएंगे। और मान लीजिए एक आध लोग वहां पहुंच भी गए तो वो यूरेनियम लाएंगे कैसे? कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की आर्मी ने कहा है ये लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन आप जानते हैं ट्रंप पागल है, कोई भी कोशिश कर सकता है। अगर 25-50 अमेरिका के सैनिक और इस मामले में मारे जाते हैं, या 2-4 मिलियन बिलियन और अमेरिका का खर्च हो जाता है, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का मालिक यही चाहता है। असल खेल यही है। तो फिलहाल ये हालात हैं। ट्रंप फंसा हुआ है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही तरह के बयान लगातार दे रहा है, ईरान उसका जबरदस्त मजाक उड़ा रहा है। जरीफ साहब ईरान के बड़े डिप्लोमैट हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप तो कल चला जाएगा, लेकिन ईरान इस धरती पर हमेशा रहेगा, और यही सच है। जिस तरह के हालात अमेरिका में बन रहे हैं, जिस तरह से उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार कम हो रही है, और ईरान के हमलों की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार अभी उसके खिलाफ एक मूवमेंट अमेरिका में खड़ा हुआ था। आगे और भी बहुत कुछ हो, ये जंग फिलहाल हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म नहीं होने वाली है, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे जहां जैसे ये जंग जाती है, जो जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।